और प्रिंटफ स्कैनर सर। हाँ, इनके रूल क्या हैं, कैसे बनाते हैं। प्रिंटफ स्कैनर कंप्लीट नहीं किया था, ठीक है, थोड़ा सा रह गया था शायद कुछ। हाँ, और सर वो भी रहता था फॉर्मेट स्पेसिफायर। हाँ, फॉर्मेट स्पेसिफायर में कुछ डिस्कस किया था, कुछ नहीं किया था, है ना? नहीं, कुछ नहीं किया था सर। एक भी नहीं किया था। नहीं, कोई नहीं किया था। ओके, सब करते हैं अभी को। बस आज वही सेक्शन बी में कराया मैंने। ओके, तो हम आते हैं पीपीटी पे, डायरेक्ट आता हूँ मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग क्या बोलते हैं इसको, आप लोग रूल सब समझ गए होंगे वेरिएबल बनाने के, या फिर यस सर। धीरे नहीं बोल पाते ना। अरे सर, कान में वहां तक नहीं जाएगी आवाज, सही में? अच्छा ठीक। तो ये जो आपका है स्कैनफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन, दो हैं इनका मतलब अगर हम लोग समझ जाएंगे आज, तो आने वाली क्लास में कम से कम 2-3 क्लास में तो नहीं प्रॉब्लम होगी, सब लोगों को समझ में आएगा अगर आप लोग आज समझ जाओगे तो। प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है? सबको स्क्रीन विजिबल है? यस नो जल्दी बोल दो। यस सर। ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। यस सर। तो स्टार्ट। ओके, सो printf and scanf function क्या है? printf and scanf function are used for output and input in the C language. Both functions are inbuilt library functions defined in stdio.h. तो ये जो आपके फंक्शन है printf और scanf, ये कहाँ पे डिफाइंड है? हेडर फाइल stdio.h में। इसीलिए हम लोग बार बार जब प्रोग्राम लिखेंगे अभी, तो उसमें हम लोग इंक्लूड stdio.h जरूर लिखते हैं। अब हेडर फाइल क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी करूंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा उतना। तो अभी बस ये समझो कि एक हेडर फाइल होती है जिसमें कुछ फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है, ये हेडर फाइल। आप अपने भी हेडर फाइल बना सकते हो, मैं ये आपको सिखाऊंगा बाद में क्लास में, जब फंक्शन बताऊंगा उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि कैसे अपनी हेडर फाइल क्रिएट करते हैं। ये हेडर फाइल पहले से क्रिएटेड है, लाइब्रेरी हेडर फाइल है, ये पहले से बनी हुई है। इसमें आपको नहीं सोचना है कि ये हेडर फाइल क्या है, कैसे बनी, इसमें क्या है। बस ये समझ लो कि ये हेडर फाइल है stdio.h। ऐसे बहुत सारे हेडर फाइल हैं, conio.h है ना, math.h, string.h, बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे हेडर फाइल हैं। लेकिन अभी आप बस ये समझो कि हमें ये printf और scanf फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है? stdio.h में डिफाइन है। अब आते हैं हम लोग printf, ये जो इसका सिंटैक्स है, ठीक है। तो मैंने कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया था, जैसे %d, %f, %c, %i और बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मेनली यही बताया था आपको। यस नो कोई एक बोल दो, ये मैंने बोला था पिछले क्लास में। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये है क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जैसे %d हो गया, %f हो गया। तो ये अपनी कॉपी में लिख लो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। ऐसे और बहुत सारे होते हैं, आप वो बाद में ऐड करते रहना, जब आप मैं यूज करूंगा उस टाइम पे आप इसमें ऐड कर लेना आप, ये भी फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो बस अब ये समझो %d, %f, %c, %f। %d ये इंटीजर के लिए हम लोग यूज कर रहे थे, %f फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, %c हम यूज कर रहे थे कैरेक्टर के लिए, और %i भी इंटीजर के लिए ही करते हैं। तो अभी देखो ये printf फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। इसमें printf फंक्शन का इसका सिंटेक्स ये है कि पहले होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है? इसमें दो चीजों से मिलके बन सकता है, या तो कुछ आप खुद से लिखो, ठीक है, कोई स्ट्रिंग लिखो, जैसे हेलो आप लिखते हो, ये भी एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपने सिंपल इंग्लिश, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया, हेलो लिख दिया, हेलो हाउ आर यू, ये भी एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है डबल कोट्स में, ठीक है। अब जैसे आप लिखते हो हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, और यहाँ सॉरी माई एज इज इक्वल टू %d, मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ डबल कोट्स, ये भी एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है। लेकिन इसमें मैंने क्या है कि एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है, %d, ये भी एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है, ठीक है। ये टोटल एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है जिसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी यूज किया है। तो जब भी हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे
जैसे इस फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है, तो हमें अब आर्गुमेंट लिस्ट भी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा, और जो भी आर्गुमेंट होगा आपका, चलो एक एग्जांपल सही करके बताता हूँ। जैसे आप लिखते थे ना, अभी आपने लिखा था printf, पिछले क्लास में मैंने प्रोग्राम कराया था, तो आपने लिखा था printf हेलो माय नेम इज समथिंग, कुछ लिखा था आपने, माय नेम इज, मान लो अहमद, मैंने लिख दिया माय नेम इज अहमद, आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होगी, फॉर्मेट स्ट्रिंग। आपने ऐसा लिखा था ना, यस नो? यस सर। तो इसमें देखो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज किया था, तो इसलिए आपको आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो आर्गुमेंट आप कब दोगे, जब आप अपने फॉर्मेट स्ट्रिंग में कहीं पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं printf माई एज इज, मान लो मैं अपनी एज दिखाना चाहता हूं और वो किसी वेरिएबल में स्टोर है सपोज। ठीक है, एज, मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें से कुछ भी यूज कर सकता हूँ, %d, %f, %c, जो भी आपको यूज करना। अब एज है तो ये मान के चल रहा हूँ कि मैं इंटीजर में लिखूंगा %d डबल कोट्स कॉमा, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब जो भी मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखा है, देखो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, डबल कोट्स में, वो एज इट इज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, बट %d की जगह पे क्या डिस्प्ले होगा, जो आप कॉमा के बाद यहाँ जो आर्गुमेंट दोगे, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो %d की जगह पे प्रिंट होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माई एज इज इक्वल टू %d, अब मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 60। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लिख देगा माई नेम इज, सॉरी माई एज इज 60। अब मान लो मैंने कोई एक वेरिएबल बना रखा है एज, और इसमें मैंने 60 स्टोर कर रखा है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, AGE एज। ठीक है, तो %d की जगह पे क्या प्रिंट हो जाएगा, जो एज की वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा, माई एज इज इक्वल टू %d। इस %d की जगह पे जो एज की वैल्यू होगी, एज में जो भी आपने पहले से स्टोर कर रखा होगा, 30, 20, 18, 17, जो भी आपने स्टोर कर रखा है, तो ये लिख के आ जाएगा। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं तो आप जब भी कोई प्रोग्राम लिखोगे तो फर्स्ट लाइन लिखोगे हैश इंक्लूड, ये हैश का साइन है, हैश इंक्लूड studio.h। ठीक है, ये जरूर लिख लेना आप, क्योंकि आप printf स्कैनर पे यूज करोगे जनरली प्रोग्राम में। studio.h ये लिख लिया आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में आप int main या void main लिख सकते हो, int main। ठीक है, int main इस तरह से यहाँ ब्रैकेट लगेगा। तो आप नीचे आओगे, कोई भी फंक्शन होगा तो एक उसका क्या होगा, एक ओपनिंग ब्रेस होगा और एक क्लोजिंग ब्रेस। तो जब आप कोड ब्लॉक में लिखते हो तो दोनों एक साथ लिख देता है, जिससे आप को याद रहे कि बंद भी करना है। तो मैं ऐसे ही इसके अंदर जो भी लिखूंगा इसी के अंदर लिखूंगा। ठीक है, अब फर्स्ट होता है आपको अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो अगर आपको कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर, कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। मान लो मैंने लिखा इंट एज, मान लो मैंने लिखा इंट एज। ठीक है, यहाँ डिक्लेयर कर दिया, वहीं पे मैं इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है, इंट एज, और मैं नीचे लिख दूं एज इज इक्वल टू, मान लो मैं लिख दिया एज इज इक्वल टू 30, मान लो कुछ भी लिख सकते हो आप, एज इज इक्वल टू 30। अब मान लो मुझे printf का यूज करना है, इस एज को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं कैसे लिखूंगा। अभी तो मान लो मैंने लिखा printf, ध्यान देना क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। printf माय नेम इज ABC, ये हो गया फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आर्गुमेंट देना है कि नहीं देना, आप लोग बताओ। आर्गुमेंट कब देते हो, जब आर्गुमेंट कब देते हो, तो मैंने क्या बताया था, जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे।
ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं यूज कर रहे हो, यस तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब मान लो मुझे एज को डिस्प्ले करवाना है, प्रिंटफ, तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, एज ऑफ एबीसी। ये देखो, जो भी आप इस डबल कोट्स में लिखते हो एज इट इज वही स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, ये आप ध्यान रखो, एक्सेप्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे क्या होगा, जो आप कॉमा के बाद जो वैल्यू लिखोगे आर्गुमेंट की, उसकी जो वैल्यू होगी उसकी वो फॉर्मेट स्पेसिफायर को की वही वैल्यू होगी। मैं दिखा देता हूँ एक, तो डबल कोट्स में लिखो एज ऑफ एबीसी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है एज ऑफ एबीसी तो आप भी एज ऑफ एबीसी लिखो। आप जो ऐसे भी लिखा एबीसी ऐसे लिख सकते हो, द पर्सन एबीसी है इज एज इज दिस, जो भी लिखना है आपको, इंग्लिश लिखना है यहाँ पे, जो भी लिखना है जिससे आपको डिस्प्ले में समझ में आए कि आप क्या डिस्प्ले करवा रहे हो। एज ऑफ एबीसी इज, यहाँ पे मान लो मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर दिया डी। ठीक है, तो अब कॉमा के बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एज लिखना पड़ेगा, यही जो आर्गुमेंट है। यस सर। तो इस परसेंट डी की जगह पे वही एज की वैल्यू आ जाएगी, मान लो मैंने लिख दिया एज। ठीक है, अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, वेब फाइल करते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मान लो इसका हमने नाम दे दिया, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट डॉट सी से सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं प्रिंटफ, क्योंकि हम लोग प्रिंटफ का भी यूज कर रहे हैं, pr.c, printf.c, कुछ भी लिख सकते हो आप, बट डॉट सी से सेव करोगे आप। ये सेव हो गया। अब इसको आप कंपाइल कर लोगे, आप कंट्रोल शिफ्ट F9 से भी कंपाइल कर सकते थे। सर सेकंड प्रिंट एफ में ब्रैकेट क्लोज होना है। हाँ हाँ, देखते हैं, देखो ये देखो एरर दे रहा है, देखो हम लोग यहाँ इन्होंने सर वो एरर दे रहा है। हाँ हाँ, जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया है, ठीक है, तो इसलिए एरर दे रहा है, क्योंकि ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब शायद एरर नहीं देगा। अब आप दोबारा जब कंपाइल करोगे, ये अब कोई एरर नहीं आ रही है। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट मिस कर गए थे, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रेस था, तो ये क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट को। अब जब हम लोग इसमें होता क्या है, लाइन बाय लाइन समझते हैं। एक्चुअली ये आप प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, तो आपने जब कंपाइल किया तो अब रन होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले ये वाली लाइन होती है, फोर्थ लाइन, मतलब लाइन तो 1 2 3 से, मतलब मेन के अंदर आओगे। मेन को कौन कॉल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि अब ये प्रोग्राम रन करो। आप मेन में आते हो अंदर, तो सबसे पहले आपने लिखा है इंट एज। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। जो भी आपको प्रोग्राम में वेरिएबल यूज करने हैं, वो मेन के या किसी भी फंक्शन के शुरुआत में ही आपको डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, मान लो एक आध और वेरिएबल यूज करना होता, एज हो गया, मार्क्स हो गया उसका, या उसका एड्रेस, या उसका नेम, जो भी जितने भी वेरिएबल बनाने हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड लाइन में जो भी आपको इनिशियल यूज करने से पहले ही उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसके बाद क्या किया आपने, लिख दिया एज इज इक्वल टू 30। तो फर्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट हुआ, सेकेंड हुआ एज इज इक्वल टू 30। तो जब आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें क्या होता है, मेमोरी में एक प्लेस रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, 4 बाइट का, अगर एज इंटीजर हमने बोला था पिछले क्लास में, 4 बाइट का अगर है तो 4 बाइट मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। तो ये ये हो गया एक एज वेरिएबल जिसके लिए 4 बाइट रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4 बाइट में जो भी आपने 4 बाइट है, मीन्स 32 बिट है, उसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। मैंने बोला था कि मेमोरी क्या होती है, बिट से मिलके बनी होती है। तो टोटल 32 बिट है, तो एवरी बिट पे बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, 0 होगा, 1 होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। एग्री? यस सर। तो कुछ ना कुछ होगा, तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ इंटीजर वैल्यू होगी। मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ और है, टोटल 32 बिट है ना, तो कुछ ना कुछ उस वैल्यू होगी। तो इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं गार्बेज वैल्यू, गार्बेज
GARBAG गार्बेज वैल्यू, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ होगा बाय डिफॉल्ट, लेकिन जब आप नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा एज इज इक्वल टू 30, तो अब ये गार्बेज वैल्यू की ओवर राइट हो जाएगा, इसमें 30 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने 30 स्टोर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आपने क्या कर दिया 30, तो अगर यहाँ पे अब 0 1 के फॉर्म में 30 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, बाइनरी नंबर में 30 कन्वर्ट होगा बाइनरी में और यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन ये एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट लाइन है प्रिंट एफ माई नेम इज ABC, ऐसे लिख के आ जाएगा स्क्रीन पे, माई नेम इज ABC, और कर्सर अब आपका यहाँ पे होगा। अब कुछ प्रिंट करना होगा तो यहाँ प्रिंट होगा। फिर आपने लिखा एज ऑफ ABC, एज ऑफ ABC एज इट इज प्रिंट होगा, इज एज इट इज प्रिंट होगा। %d की जगह पे जो ये एज की वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, तो एज की वैल्यू है 30, तो ये लिख के आएगा एज ऑफ ABC इज 30, एक ही लाइन में दोनों आ रहा है। इसके लिए मैंने बोला था कि कर्सर को अगर नेक्स्ट लाइन पे मूव कराना है तो जो आप प्रिंट करा दो, जैसे माय नेम इज ABC, अब आपको नेक्स्ट लाइन में ये वाला प्रिंट कराना है तो यहाँ पे क्या करो /n कर दो, ठीक है। या फिर इसको प्रिंट करने से पहले यहाँ पे /n लगा दो। चलो उसको मैं करके दिखाता हूँ, अभी तो पहले रन कर लें फिर देखते हैं /n, ठीक है। अगर मैं इसको अब रन करूँ तो देखो क्या आ रहा है, माय नेम इज ABC, एज ऑफ ABC इज 30, दोनों एक ही लाइन में आ रहा है। जैसे माय नेम इज ABC, कर्सर यहाँ पे होगा, अब नेक्स्ट एज है वहीं पे प्रिंट कर देगा विदाउट एनी स्पेस और न्यू लाइन। लेकिन अगर आप न्यू लाइन चाहते हो तो यहाँ पे आप /n कर सकते हो, मतलब इसको प्रिंट करने के बाद कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव कराना होगा, तो आपका जो कंपाइलर है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे मूव करा देगा। माय नेम इज ABC, एज ऑफ ABC इज 30, ठीक है, दोनों न्यू लाइन में हो गए। अब मान लो आप क्या चाहते हो, आप यहाँ /n नहीं लगाना चाहते, अब यहाँ पे अभी वैसे मैं /n पे ध्यान नहीं देना चाहता, हमें कुछ और ही सीखना है, फिर भी /n मान लो आप यहाँ लगा दो। इससे क्या होगा, एज ऑफ ABC इज, इसको प्रिंट करने से पहले कर्सर जहां पे भी होगा न्यू लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करो, अगर माय नेम इज ABC, कर्सर यहाँ पे होगा, ठीक है। एज ऑफ ABC इज 30, उससे पहले हमने लिखा था /n, तो क्या होगा, कर्सर को न्यू लाइन पे पहले मूव कराएगा फिर इसको प्रिंट करेगा, एज ऑफ ABC इज 30, ठीक है। अभी हम /n में नहीं उलझते हैं, ठीक है, अभी हमें मेन था कि इसको सीखना। तो सिंटैक्स आप समझ गए प्रिंटफ का, जो आर्गुमेंट है वो क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप लिखते हो आर्गुमेंट का मतलब सिर्फ वेरिएबल नहीं होता है, ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। मान लो मैंने यहाँ लिखा एज +10, ये क्या हो गया, एक्चुअली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। तो अब क्या प्रिंट होगा, एज ऑफ ABC इज %d एज +10, तो ये 40 वैल्यू है, अब ये %d की जगह प्रिंट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखो आप, एज ऑफ ABC, अब देखो ये प्रिंट कराओगे तो ये 40 प्रिंट होगा, नॉट्स वैल्यू इज 40, यू कैन प्रिंट दिस लाइक दिस, ओके। माय नेम इज ABC, एज ऑफ ABC इज 40। आप कोई और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, एज -10 लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 20 प्रिंट कर देगा, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, जो भी करना है आप यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वही इस %d पे आ जाएगा। अब मान लो आपको क्या करना है, एज हो गया, और मान लो उसका आपको प्रिंट करना है कि किस सेक्शन में, मान लो कोई स्टूडेंट है किस सेक्शन में है, जैसे सेक्शन ABC हम लोग बात करें अभी, तो सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन किस टाइप का वेरिएबल है, ABC, मुझे कोई बताएगा, इंटीजर है, फ्लोट, सिर्फ ए लिखना है ना, हाँ करेक्टर हुआ ना वो तो, हाँ तो करेक्टर हो गया, एक सिंगल वैल्यू है तो करेक्टर,
ठीक है, तो हम एक कैरेक्टर टाइप का वैल्यू ले लें। यस सर। तो अगर हमें एक वेरिएबल चाहिए कैरेक्टर टाइप का, तो हम यहाँ लिख दें कैरेक्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, CHAR कैरेक्टर, और एक वेरिएबल बना देते हैं सेक्शन का, सेक्शन। अब हमें मान लो सेक्शन में स्टोर करना है, ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में या यहीं ऊपर कहीं भी लिख सकते हो, इसके नीचे या ऊपर, सेक्शन इज इक्वल टू, सेक्शन में मान लो हमें इनिशियलाइज करना है कोई वैल्यू, सेक्शन इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, मान लो आप A सेक्शन के हो तो क्या लिखूं, A in single quotes। कोई कैरेक्टर जो कांस्टेंट होता है, जैसे ये 30 क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है। यस अगर आप अब आपको कैरेक्टर कांस्टेंट चाहिए तो सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है, ऐसे। इसमें मान लो आपने लिख दिया A लिख दिया, तो ये क्या हो गया, अब सेक्शन में स्टोर हो गया A। अब सपोज आपको प्रिंट कराना है एज ऑफ ABC इज %D एंड सेक्शन की भी वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं एज ऑफ स्टूडेंट, थोड़ा अच्छा लगेगा, ABC, और यहाँ पे हम कर देते हैं 20 या 18 जो भी लिखना है। ठीक है, तो एज ऑफ स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत है। हाँ, अगर आप वैसे इसमें एरर नहीं आएगी, ठीक है, आपको स्पेलिंग अगर गलत लिखते हो तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, आप कुछ भी लिखो, ये तो आपकी मर्जी है ना, यहाँ पे XYZ जो भी लिखना है, बस आपको ध्यान देना है, या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हो तो वहां पे वेरिएबल देना पड़ेगा। तो आपको लिखना है एज ऑफ स्टूडेंट ABC इज %D एंड, और सेक्शन भी प्रिंट कराना है, ऐसे लिख दो एज एंड सेक्शन ऑफ स्टूडेंट ABC इज %D। इस %D से क्या हो जाएगा, %C। हाँ, %C, ठीक है। अब यहाँ इस %D की जगह पे हो जाएगा एज, और आपको मान लो देना है उसका सेक्शन भी, तो ये जो वेरिएबल है जिसमें स्टोर है सेक्शन, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेक्शन। अब कोई एरर है, आप लोग मुझे बताओगे कहाँ एरर है। सर सेक्शन की स्पेलिंग। अच्छा, वेरिएबल हमने गलत ले लिया, इसलिए वेरिएबल है इसलिए एरर दे रहा है। अगर आप अंदर लिखते ना फॉर्मेट स्ट्रिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं देता, वैसे कुछ और गलती होता रहा है, ठीक है, आपको एरर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो, यहाँ पे जो भी मैंने फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखा है वो एज इट इज डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे, एक्सेप्ट ये जो %D और %C है। तो इस %D पे जो, जैसे यहाँ फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है इस स्ट्रिंग में, %D, अगर आप लेफ्ट की तरफ से आते हो, ठीक है, तो ये %D है, तो इस %D की जगह पे जो कॉमा के बाद फर्स्ट जो आपका आर्गुमेंट है उसकी जो वैल्यू होगी इस %D की जगह पे डिस्प्ले होगी। एंड नेक्स्ट क्या है %C, और इसमें उसकी जगह पे क्या प्रिंट होगा, सेक्शन की जो वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ /n कर देता हूँ जिससे न्यू लाइन पे प्रिंट हो। सर जैसे हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं इसके बाद रिटर्न 0 लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, एक्चुअली इसमें ये जो कंपाइलर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर दे रहा है, वैसे हम लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं भूल जाता हूँ लिखना, लिख देना चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली इस कंपाइलर में जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी कंपाइलर में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इंट है तो मतलब रिटर्न करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर दे रहा है ये। ओके सर, ठीक है, मैंने रिटर्न 0 लिख दिया, मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। तो अब क्या लिख के आएगा, माय नेम इज ABC, नेक्स्ट /n से क्या होगा, न्यू लाइन पे चला जाएगा, एज एंड सेक्शन ऑफ स्टूडेंट ABC इज, %D की जगह पे जो उसका एज है 20, इस एज की जो वैल्यू है, एंड %C की जगह पे जो ये सेक्शन की वैल्यू है, सेक्शन में क्या स्टोर है A, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा।
ठीक है, माय नेम इज ABC, एज ऑफ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट, एज एंड सेक्शन ऑफ स्टूडेंट ABC इज 20 एंड A। कोई प्रॉब्लम इसमें? प्रिंटफ में सिंटैक्स में किसी को? सर हाँ सर क्या कहते हैं, जो %d और %c लिखा है, इसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं क्या? जैसे जैसे %a हो गया, %b हो गया। नहीं, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले से डिफाइन है कि इंटीजर के लिए, जैसे ये एज है ना, एज को आपने क्या डिक्लेयर किया है? इंटीजर टाइप। ठीक है, इंटीजर टाइप के लिए हम %d यूज करेंगे। अगर कोई वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप का है तो %d लिखेंगे। अब %c को हम लिखेंगे जब कोई करेक्टर वैल्यू होगी। जैसे सेक्शन किस टाइप का वेरिएबल है? मैंने यहाँ डिक्लेयर किया है करेक्टर टाइप का। मैंने 3 टाइप के वेरिएबल बताए थे कल। कांस्टेंट, कौन कौन से कांस्टेंट बताए थे मैंने? इंटीजर कांस्टेंट, और दूसरा क्या बताया था? रियल कांस्टेंट और फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, एंड थर्ड वन मैंने बताया था, एक्सपोनेंशियल। नहीं वो तो फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका Yes, था, yes, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। थर्ड हमने बताया था करेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम अभी तीन ही मेन यूज कर रहे हैं, इंटीजर, करेक्टर एंड करेक्टर या रियल, सॉरी रियल वैल्यू, जहाँ पे हेलो, अरे सर को इनवाइट करो कोई।
भाई कब आएंगे सर? हमें लीव तो नहीं करना। मैथ्स की क्लास होगी आज? ठीक है। हर्ष भाई आज वो भी थी ना कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लास टाइम टेबल में। अच्छा भाई हर्ष, इससे पहले तो कोई कब क्लास होगी? नहीं थी? हाँ यार ये बता दो सीएसए की क्लास थी ना, मैंने बहुत सारी मिस करी हैं। तो वो लॉजिक गेट्स वगैरह और मतलब वो सब मैं कहाँ से पढ़ूं दोबारा। और वो इससे शुरू पहले की की नहीं जो है ना सी की वीडियो। क्लास हुई थी, इससे पहले की जो सी की क्लास हुई थी, वो इब्राहिम कौन है? हमारी क्लास का है। बुक मिलेगी क्या? हेलो, हाँ हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम बुक थी मिलेगी थोड़ी। क्या? ओके, जब क्लास नेटवर्क चला जाए मुझे बता दिया करो। मैं तो पढ़ा रहा था बहुत देर तक, मुझे बाद में पता चला कि नेटवर्क ही नहीं है। मैं पता नहीं किसको पढ़ा रहा था। सर बोल रहे थे हम। तो अरे मुझे आवाज़ कैसे आएगी जब मेरा नेटवर्क कट गया? तो अब बोलने से आपके कैसे मेरे पास आ जाएगी बताओ? आपको मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे कि सर आवाज़ नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब पता नहीं मैंने कितना पढ़ा दिया, बाद में पता चला कि कोई है ही नहीं। एक दो क्वेश्चन पूछा मैंने किसी से। तो ये पूरा प्रोग्राम मैंने लिख दिया था ना, सबको दिख गया था ये वाला प्रोग्राम? यस। हाँ, किसी का क्वेश्चन था कि सर ये कुछ भी लिख सकते हैं क्या, परसेंट डी परसेंट सी? नहीं, कुछ भी नहीं लिख सकते। जो फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले से डिफाइन है वही यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे मैंने जिन्होंने पूछा था उनको clear ओके हुआ? सर। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल, आपने डिस्प्ले करा दिया। सर इसमें पूछना है, जैसे कि आपने एज को भी वैल्यू दी है 20 और सेक्शन की वैल्यू दी है ए, तो सर ए में वो हाँ ब्रैकेट्स क्यों लगे होंगे? हाँ बोलिए। वो स्पेसिफिकली करेक्टर कांस्टेंट है, मैंने बताया था ना करेक्टर कांस्टेंट कैसे बनता है। ओके 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 सर। नहीं मैंने रूल एक्चुअली बताया था ना करेक्टर कांस्टेंट या इंटीजर कांस्टेंट की। नहीं, ये चीज पढ़ लिया करो, जितने भी करेक्टर कांस्टेंट क्या है ये पढ़ लेना आज। व्हाट इज इंटीजर कांस्टेंट, व्हाट इज रियल कांस्टेंट एंड व्हाट इज करेक्टर कांस्टेंट, ये आप लोग पढ़ लेना। ओके सर। ठीक है, तो क्या आप, मैं मान के चलूं कि आपको समझ में आ गया प्रिंटफ का सिंटैक्स? यस सर, समझ में आ गया। यस सर। अच्छा, फ्लोट भी ले लूं एक? चलो एक वेरिएबल। यस सर, वो भी। हाँ मान लो यहाँ मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ फ्लोट। क्या वेरिएबल ले लूं बताओ आप लोग? फ्लोट 3.5 नहीं, क्या वेरिएबल का नाम क्या है? 7.8 मार्क्स ले ले। वेरिएबल मार्क्स। मार्क्स Yes. कहाँ होता है इसमें? हाइट ले लेते हैं। सर हाइट ले लेते हाइट हैं। भी। यस सर, हाइट। हाँ हाइट ले लेते हैं। तो आप h लिखो या हाइट लिखो, आप आपकी जो मर्जी है। मैं बताया था ना वेरिएबल का नेम कैसे भी दे सकते हो। मान लो h दे दिया मैंने, फ्लोट h। थोड़ा सा हमारा टाइम बच रहा है, लेकिन आप पूरा लिखना जिससे आपको बाद में ऐसा वेरिएबल ऐसा लेना चाहिए ना कि आपको पता चले कि किस लिए वेरिएबल लिया आपने।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब h को आप यहाँ इनिशियलाइज कर सकते हो। h इज इक्वल टू मान लो आपने लिख दिया 6.5 फीट या जो भी है 5.7 इंच फीट जो भी होता है, मान लो ऐसे लिख दिया। मैंने बता नहीं रहा हूँ कि इंच में क्या है, ठीक है, मान लो ऐसे लिख दिया मैंने 5.7। तो ये क्या हो गया, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू, ठीक है। तो अब मान लो हमें प्रिंट कराना है एज, सेक्शन एंड हाइट। एज, सेक्शन, यहाँ कॉमा दे दो, कुछ भी लिखोगे, कॉमा लिखोगे, कुछ भी लिखोगे, स्क्रीन पे जो भी डबल कोट्स में लिखोगे ना आप, वही प्रिंट होगा, एक्सेप्ट जो %d या %c या %f जो लिखोगे उसकी जगह। एज, सेक्शन एंड हाइट ऑफ स्टूडेंट ABC इज %d, %c, आप यहाँ कॉमा कर दो बीच में, सॉरी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दो एंड क्या लिखूं, अब मुझे क्या लेना है, थर्ड फ्लोटिंग टाइप, हाइट %f, और यहाँ अब एक और वेरिएबल देना पड़ेगा, एक और आर्गुमेंट h दे देंगे, ठीक है। तो ये जो %f है इसकी जगह पे जो h की वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसको आप कंपाइल कर लो, रन कर दो। यहाँ पे एज, सेक्शन एंड हाइट ऑफ स्टूडेंट इज दिस, ठीक है। ये 5.700 कर रहा है एक्चुअली, लेकिन वही कर रहा है, अलग नहीं है। 20A एंड 5.7, ठीक है। आप मैं ये बता रहा हूँ जैसे, हाँ बताइए। सर जैसे %i भी इंटीजर के लिए यूज होता है ना, तो हाँ, तो हम %d की जगह अगर %i लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ लिख दो, तो भी वो, ओके, थैंक यू सर। लिख सकते हो और लिख लेना। आप जब प्रैक्टिकल आप लिखोगे ना, करोगे प्रोग्राम, तो कर लेना। अभी मैं 3 ही बता रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आपको जो सिंटेक्स है ये क्लियर हो जाना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम रहती है। पहला क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, कॉमा, आर्गुमेंट लिस्ट। आर्गुमेंट लिस्ट तभी आप लिखोगे जब इसमें कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हो रहा होगा फॉर्मेट स्ट्रिंग में, ठीक है, क्लियर? यस सर। तो अब यहाँ पे देखो, आपने जैसे एज इज इक्वल टू 20 कर दिया, सेक्शन इज इक्वल टू a कर दिया, h इज इक्वल टू 5.7 कर दिया। अब यहाँ तो पहले खुद से ही ले लिया आपने वैल्यू ना, आप चाहते हो कि यूजर ये वैल्यू दे। आप यूजर से बोलो कि भाई एज इंटर करो आप, है ना, आप बोलो कि अपनी हाइट इंटर करो, आप अपना सेक्शन इंटर करो, है ना। तो उसमें क्या होगा, आपको कीबोर्ड से वैल्यू लेनी पड़ेगी। जब आपको कीबोर्ड से वैल्यू लेनी है तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर। हाँ, आपको वैल्यू लेनी है तो स्कैनफ फंक्शन इनपुट के लिए, ठीक है। तो स्कैनफ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। द स्कैनफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट। it reads the input data from the console, ठीक है। अब यहाँ पे scanf का क्या सिंटेक्स है, वही सेम वैसा ही लिख रहा होगा आपको। यहाँ पे क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग पहला, वहां भी फॉर्मेट स्ट्रिंग था, बट यहाँ फॉर्मेट स्ट्रिंग में सिर्फ क्या यूज करोगे आप सिर्फ यूज करोगे जो ये क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर सिर्फ लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट, आर्गुमेंट लिस्ट में जो लिखोगे वहां एम्परसेंड लगाना पड़ेगा, जैसे अभी हमने लिखा था यहाँ पे। देखो यहाँ पे सिर्फ आर्गुमेंट में क्या है, सिर्फ एज लिख देते थे या सेक्शन या एच। तो जो स्कैनफ होगा वहां पे एम्परसेंड एच, यहाँ पे ऐसे एम्परसेंड का साइन लगाना पड़ेगा, ये वाला एम्परसेंड का साइन ये लगाना पड़ेगा वेरिएबल से पहले स्कैनफ में, बस ये डिफरेंस होगा। बाकी प्रिंटफ जैसा ही है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड सेकेंड आर्गुमेंट लिस्ट। तो अगर मुझे वैल्यू देखो यहाँ पे
मान लो मुझे एज वैल्यू इंटर करानी है यूजर से, तो अभी इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें तो यूजर से चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यूजर से, आपको बताना पड़ेगा कि प्लीज इंटर योर एज, है ना। तो यहाँ में अगर मैं प्रिंटफ लिखूं, प्रिंटफ डबल कोट्स में प्लीज इंटर योर एज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा नहीं, इसलिए यहाँ कॉमा के बाद मुझे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब जब यूजर एंटर कर देगा तो उस वैल्यू को हमें क्या करना है, स्कैन करना है। तो हम लिखेंगे स्कैनफ, स्कैनफ में पहले क्या मैंने बताया है, स्कैनफ का सिंटेक्स पहले फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड इन फॉर्मेट स्ट्रिंग ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ठीक है, अब ये एज किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, क्या है, कैरेक्टर, इंटीजर, इंटीजर, परसेंटेज डी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको परसेंट डी, कॉमा, ठीक है, कॉमा एम्परसेंड। अब पहले वहां क्या लिखते थे, आर्गुमेंट में सिर्फ एज लिख देते थे प्रिंटफ में, लेकिन यहाँ स्कैनफ में आपको लिखना पड़ेगा एम्परसेंड एज, ठीक है, ठीक है। ये आपने क्या किया, वैल्यू स्कैन कर ली एज की। अब नेक्स्ट आपको सेक्शन और हाइट इंटर करवाना है। अब यहाँ लिखो प्रिंटफ यहाँ पे लिख दो इंटर योर सेक्शन, इंटर योर सेक्शन, आपकी सेक्शन के हैं, सेमीकोलन, जो भी लाइन एंड होगी वो सेमीकोलन से एंड होगी। एक्चुअली क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है, जैसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से ये सारे इंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मैंने बोला था मिलकर क्या बनते हैं, प्रोग्राम। इंटर योर सेक्शन, ये डिलीट कर देते हैं अभी। इंटर योर सेक्शन। अब आपको क्या करना है, स्कैनफ लिखना है, इस वैल्यू को स्कैन करना है। स्कैनफ डबल कोट्स में क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मेट स्ट्रिंग में सेक्शन किस टाइप का वैल्यू है, कैरेक्टर टाइप का है, तो कैरेक्टर है तो परसेंट सी, कॉमा, कॉमा, जो यहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा एज इट इज लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे अगर आपने मान लो यहाँ कैपिटल एस लिखा होता, हाँ, एम्परसेंड सेक्शन, ये शिफ्ट नहीं दब रहा है, एम्परसेंड सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप लगा दोगे सेमीकोलन। अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्लोट एच की वैल्यू लेनी है यूजर से। तो आप बोल दो प्रिंटफ इंटर योर हाइट, तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा मुझे, स्कैनफ, हाइट किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की। फ्लोट के लिए हम क्या लिखते हैं, परसेंट, परसेंट कॉमा परसेंट एच, ठीक है। जो भी वैल्यू मैंने यहाँ लिया है एज इट इज, कैपिटल एच नहीं लिख सकते, यहाँ स्मॉल एच लिया है तो ऐसे ही, बिकॉज सी इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब अगर इसमें क्या हो, कैपिटल और स्मॉल में फर्क करता है। अपर लोअर केस वाला रूल आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं कैपिटल एस यहाँ पे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी कैपिटल एस ही लिखना पड़ेगा। ये हो गया आपका, स्कैन हो गया।
अब आपने कोई भी वैल्यू खुद से इनिशियलाइज नहीं की है, आपने यूजर से लिया है, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको डिस्प्ले करवा दोगे, तो फर्स्ट लाइन ये, सेकेंड इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी, फिर ये प्लीज इंटर योर एज पहले होगा, आप कुछ एज इंटर करोगे कीबोर्ड से, सपोज आपने इंटर कर दिया 20 इंटर करने के बाद आपको इंटर बटन जो होगा वो प्रेस करना पड़ेगा। जैसे 20 इंटर किया और आपने इंटर बटन अपने कीबोर्ड का प्रेस करोगे, जैसे ही आप प्रेस करोगे इंटर बटन, स्कैनर फंक्शन ये क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब एज में वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन ये 9th लाइन, नाउ 9th लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड। So what will be the output on your screen? Enter your section. It is displayed on your screen that enter your section. So when you enter your section like section A, section B, section C or anything, so when you enter section and press enter button in your keyboard, this scanf function will be executed. Okay, तो जैसे ये scanf function execute हो जाएगा, next line आपकी है 11th. Now next line is printf enter your height. It will display enter your height on your screen. Okay, और जैसे ही आप enter करोगे, as soon as you enter value of height and press enter button, this scanf function will be executed. Okay, अब ये सारी वैल्यू आपकी स्कैन हो गई। नेक्स्ट लाइन आपका है 13th लाइन, printf age section and height of student is this and now this will be displayed on your screen. Compile this file, there is no error, now run. Please enter your age. तो फर्स्ट लाइन, अब ये printf स्कैन अब तो है नहीं, 4th लाइन 5th लाइन ये तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा नहीं, सबसे पहले 7th लाइन आया, तो कि 4th 5 6 तो आपको दिखेगा ही नहीं, ये तो इंटरनली होगा, ठीक है, इसमें कुछ डिस्प्ले तो होना नहीं है। इंट एज, इससे क्या होगा, एज के लिए मेमोरी लोकेट हो जाएगी, सेक्शन के लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, फिर एज के लिए नेक्स्ट लाइन है 7 प्लीज इंटर एज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक आप एंटर बटन प्रेस नहीं करोगे, ठीक है। तो अभी मैं एंटर बटन तब प्रेस करूंगा जब मैं ये एज की वैल्यू इंटर कर दूंगा। मान लो मैंने इंटर किया 20, ठीक है, ये मैंने कीबोर्ड से 20 कर दिया। अब मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा, तो जैसे ही एंटर बटन प्रेस होगा ये स्कैनफ फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि ये स्क्रीन पे थोड़ी प्रिंट होगा, ये तो इंटरनली होगा, है ना। स्कैनफ तो इंटरनली होगा, किसी ये एज वेरिएबल में 20 स्टोर हो जाएगा, आपको दिखेगा थोड़ी। फिर नेक्स्ट लाइन आ जाएगा 9th, जैसे ही आप एंटर करोगे 9th लाइन आपको स्क्रीन पे दिखना शुरू हो जाएगा। इंटर योर सेक्शन, ये क्या हुआ, ओके इंटर योर सेक्शन, ये लिया नहीं सर स्लैश एंड, हाँ वो तो सही कह रहे हो आप, मगर इसमें अलग प्रॉब्लम है। ये 1 मिनट सर, आपने परसेंटेज सी स्पेसिफाई नहीं करा। लिखा तो था, नहीं लिखा था, देखें सर करा था, दिया तो है। 1 मिनट, उसका दूसरा रीजन होता है, अभी मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। Compile, run, enter your age 20, enter your height, जो भी देना है 6.5, जो भी लिख दोगे वो तो प्रिंट हो जाएगा 6.5। enter your section, सर सेक्शन केवल नहीं ले रहा ना, enter your section, okay। एक मिनट थोड़ा सा वेट करना। कैरेक्टर के लिए शायद एस यूज होता है ना? नहीं
नहीं नहीं, वो कोई तुक्के वो दूसरा रीजन है, वो बताता हूँ उसको। एक्चुअली इनपुट स्ट्रीम की सिंगल प्रॉब्लम। कॉमा में सर, सिंगल कॉमा में नहीं आएगा सर कैरेक्टर? हाँ हाँ, यस यस, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है ना, सिंगल करेक्टर तो आएगा, लेकिन वो पूछ कहाँ रहा है कि मैं इंटर का मौका कहाँ दे रहा हो। प्रॉब्लम ये हो रही है ना, मैं उसका दूसरा रीजन होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। परसेंट सी एंड सेक्शन, को एक बार रन करते हैं दोबारा, मैं आपको रीजन बता दूंगा अभी थोड़े में। इंटर कर दिया ए, कैपिटल ए, ठीक है। एज, सेक्शन एंड हाइट ऑफ स्टूडेंट एबीसी इज 23। ए एक्चुअली हम पहले वही प्रिंट कराना है ना, और फिर ये 3.900। तो एज ये क्या है, 23 है, सेक्शन ए एंड हाइट 3.9, ठीक है। अब रन हो रहा है, ठीक है। द इंटर एज, जैसे मैंने मान लिया इंटर कर दिया 18, इंटर योर हाइट मान लो आपने लिख दिया 5.8 या 5.9 जो भी है, 5.9, इंटर योर सेक्शन। अब यहाँ पे सिर्फ ए लिखना पड़ेगा आपको, सिंगल कोट्स में नहीं लिखना है, क्योंकि आपने यहाँ खुद ही लिख दिया है %c, तो वो कन्वर्ट कर देगा। एज, सेक्शन एंड हाइट ऑफ स्टूडेंट इज 18A 5.900। एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है जब आप डिफरेंट टाइप के वेरिएबल, जैसे फ्लोट है, यहाँ पे मैं करेक्टर भी यूज कर रहा हूँ, इंटीजर कर रहा हूँ, तो जब आप किसी फ्लोट या करेक्ट के बाद जब करेक्टर वगैरह स्कैन करते हो, तो थोड़ा सा एक यहाँ पे एक इनपुट स्ट्रीम होती है इसमें, आपके सी में डिजाइन किया हुआ है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है f+, वो यूज कर सकते हो, लेकिन अभी मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ ये किया है, ठीक है। यहाँ देखो डबल कोट्स जब लगाया है ना, कोई डबल कोट्स लगाया, तो ये डबल कोट्स के बाद थोड़ा सा मैंने स्पेस दिया है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। यस सर। तो इसके करने से हो रहा है, अगर मैं यहाँ देखो अभी कर दूंगा ना, तो रन नहीं हो रहा है। ये कंपाइलर की प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। देखो यहाँ पे मानो लिखा मैंने 12, तो मैंने लिखा 6.3 या 6 जो भी है, इंटरसेक्शन भी होने लगा, ठीक है। हो गया सर, ये तो हो गया। हाँ ऐसे भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो अभी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ठीक है। तो ये रन हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप क्या कर देना, कभी अगर करेक्टर नहीं होता है तो आप यहाँ पे एक स्पेस दे देना, ठीक है। ये इस टाइप वो तब आती है प्रॉब्लम जब आप बहुत सारे वैल्यू एक एक करके स्कैन करते हो, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम तभी आती है, वैसे नहीं आती कभी %c में। और एक फंक्शन होता है f+, जब ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो लगा सकते हो, लेकिन अभी चलो मैं उसको बाद में कभी डिस्कस करूंगा, जरूरत पड़ेगी। अभी पहले दिन में ये सब मैं नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है। तो ये आपको printf स्कैनर समझ में आ गया? यस सर। अब आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू स्कैन की है, आप एक से ज्यादा इंटीजर वैल्यू मान लो, उसी समय आपको एज भी स्कैन करना है, उसका मार्क्स भी करना है, तो 2 बार यहाँ %d लिख दो। मान लो एक वेरिएबल होता है यहाँ मार्क्स, और मार्क्स भी उसको इंटर कराना होता, तो यहाँ पे लिखते प्लीज इंटर योर एज एंड मार्क्स। तो यहाँ पे सपोज आप चाहते हो कि दोनों एक ही साथ एक ही स्कैनर फंक्शन में स्कैन हो जाए, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और लिख दिया, 2 बार %d अब लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 आप वैल्यू स्कैन कर रहे हो, कॉमा एम्परसेंड मार्क्स, ठीक है। तो आप एक से ज्यादा वैल्यू स्कैनफ में एक साथ स्कैन कर सकते हो, डिफरेंट टाइप की भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे %f भी लगा सकते हो, मान लो आपका मार्क्स अगर फ्लोटिंग में होता तो यहाँ %f भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको रन कर दोगे, कोई एरर नहीं आएगी। कहाँ गलती कर दी? अच्छा यहाँ कॉमा होगा, एज मार्क्स, तो यहाँ एज के बाद यहाँ कॉमा।
नाउ रन। इंटर योर एज एंड मार्क्स। मान लो मैंने एज इंटर कर दिए 15, मार्क्स मैंने इंटर कर दिया। 15 के बाद थोड़ा स्पेस बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है, एंटर मत दबा दीजिएगा आप लोग। मार्क्स मान लो है 79 या 80 67 जो भी है, ये एंटर कर देंगे। एंटर योर हाइट 5.97 जो भी है। तो देखो यहाँ पे इस बार फिर से नहीं पूछ रहा है, ठीक है, सेक्शन नहीं पूछा। तो अगर इसको अभी सही करना है तो ये कर दो, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है इसमें। सर एज और मार्क्स में सेम वो दे दिया लाइन नंबर 8 में। सही तो किया है। नहीं सर वो सेम थोड़ा सेम होगा, सेम नहीं होगा ना वो स्कैन जो लाइन नंबर 8 है उसमें हमने से परसेंटेज 8 दोनों में वो दे दिया एज और मार्क्स। हाँ एज भी इंटीजर है, इसकी जगह पे ये परसेंट डी स्कैन हो जाएगा और ये परसेंट डी ये एंड मार्क्स। और कुछ कह रहे हो क्या आप? बोलिए। ठीक है, इंटर सॉरी, ठीक है। तो आप मार्क्स मान लो दे दिया आपने, एज दे दिया 18, मार्क्स 56, एंटर हाइट 7.6 जो भी है लिख दो आप। इंटर योर सेक्शन, तो यहाँ सेक्शन आप ए लिख दो, ठीक है। तो कभी अगर कैरेक्टर वैल्यू स्कैन ना हो पाए, एक्चुअली ये कंपाइलर प्रॉब्लम है, ये हम लोग नहीं कर सकते कुछ, तो यहाँ पे स्पेस दे दिया करो। और दूसरा तरीका होता है यहाँ पे, अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है, अभी मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन चलो, f प्लस, लेकिन ये पहले दिन बताना सही नहीं था मेरे लिए इसलिए बता नहीं रहा था, फिर भी नोट कर लो। अगर कभी स्कैन ना हो कोई वैल्यू कैरेक्टर टाइप की तो ये आप लगा देना, f प्लस stdin, stdin यही स्पेलिंग है ना, stdin, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पेस नहीं दोगे तो भी हो जाएगा। इंटीरियर मार्क्स, सॉरी एज एंड मार्क्स, इंटीरियर हाइट 7.8, इंटीरियर सेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। तो कभी इस टाइप का अगर कोई परसेंट सी वाला ना ले तो या तो आप ये फंक्शन यूज कर दो, ठीक है, नोट कर लो। ये इसका मैं रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ये सब अभी बताना सही नहीं है इसलिए बता नहीं रहा हूँ। समझ रहे हो आप लोग? हेलो, कुछ बोलो। यस सर। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप इसको नहीं यूज करके यहाँ परसेंट सी की जगह पे थोड़ा स्पेस दे दो, ठीक है। ऐसा आप जब करो, जब आप प्रोग्राम करोगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन आप लोग क्लियर हो गया होगा। यस सर। यूज कर पाओगे आप? यस सर। यस सर। तो अब लोग आप लोग ऐसा करो, एक प्रोग्राम लिखो आप लोग खुद से, मैं बोल देता हूँ इसमें से, बुक से एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। हाँ ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इफ द मार्क्स, सुन रहे हो आप लोग?
बस वैसे ही नोट कर लो, पूरा मत लिखो, कुछ नहीं है. इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड. कितना समझ गए? इफ द मार्क्स लिख भी सकते हो आप, लिख लो, मैं बोल देता हूँ फिर बाद में कहोगे देखा नहीं. लिख रहे हो आप लोग? पेन निकाल लो. If the marks obtained by a student in 5 different subjects are input through the keyboard, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? कुछ बोल नहीं रहे हो आप? यस सर. यस सर. इनपुट मैं रिपीट करता हूँ, अब मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग लिख रहे हो. इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड, इनपुट्स कीबोर्ड से दिया जाएगा. राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट the aggregate marks. Write a program to find out the aggregate marks and percentage marks obtained by the student. लिख लिया? सर find out the aggregate marks and percentage marks obtained by the student. Can be obtained by a student in each subject is 100. आपको 100 से ज्यादा मार्क्स इंटर नहीं कराना है, ठीक है? आपको एज्यूम करके चलना है कि हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का ही है. सर मार्क्स फ्लोट में लेने हैं? एंटर में तो इसमें हम, हाँ एक मिनट सुनो, प्रोग्राम मत लिखो. उनका एग्रीगेट फाइंड करना है और उनका परसेंटेज फाइंड करना है कि कितना टोटल मार्क्स मिला और कितना परसेंटेज मार्क्स है. तो आपको पता है कि कितने वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी. 5 स्टूडेंट हैं तो उनके मार्क्स आपको, नहीं 5 सब्जेक्ट के मार्क आपको स्टोर करने हैं. तो कितने वेरिएबल चाहिए? पहले तो 5 वेरिएबल चाहिए उनके मार्क्स स्टोर करने के लिए. एक वेरिएबल चाहिए जो एग्रीगेट फाइंड करे और एक वेरिएबल चाहिए जो परसेंटेज. तो टोटल 7 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी इस प्रोग्राम में, ठीक है? अब आप प्रोग्राम कर सकते हैं. आप लोग करके मुझे नेक्स्ट क्लास में शो कर देना, ठीक है? ये रखना आप लैब में, नेक्स्ट में मैं चेक करूंगा. कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है? अब अटेंडेंस मेरे ख्याल से हो गई होगी. हर्ष अटेंडेंस ले लिया आपने? ठीक है, ओके. तो फिर आप लोग लीव कर सकते हो. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. नेक्स्ट क्लास होगी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सर.